अर्पिता अपनी ससुराल में पढ़ी लिखी गंवार साबित हो रही थी। बात बात पर उसे अपमानित किया जाता था, फिर चाहे वो पति हो, सास हो या फिर देवरानी। घर का सारा काम करने के बाद भी सबकी आलोचना सहनी पड़ती है। एक दिन अर्पिता का भाई कुछ आम और मिठाइयां लेकर आया था, तो उसकी सास अनामिका ने वो सारा सामान अर्पिता की देवरानी को देते हुए कहा। अर्पिता ने जैसे ही अपने ससुराल के बड़े दरवाजे पर कदम रखा, उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। पांव में बंधी पायल की छनक में नए जीवन के सपने तो थे, लेकिन दिल के किसी कोने में डर भी समाया हुआ था। अर्पिता की शादी पास के कस्बे में एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी। उसका पति कार्तिक शहर में नौकरी करता था। अर्पिता के ससुराल में सास और देवर देवरानी थे। अर्पिता की जब विदाई हो रही थी तो उसकी माँ ने सिर्फ उससे एक ही बात कही थी, अर्पिता बिटिया, अपनी ससुराल को अपना घर समझना, अपनी सास को माँ की तरह प्यार करना और अपने देवर देवरानी को भाई बहन की तरह मानना। अर्पिता बिटिया, जब तू उन्हें प्यार और सम्मान देगी तो बदले में तुझे भी प्यार और सम्मान मिलेगा। अर्पिता ने अपनी माँ की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना था और उसने कसम खा ली थी कि जैसा उसकी माँ ने कहा है वो बिल्कुल वैसा ही करेगी। जैसे ही अर्पिता ने अपने ससुराल में कदम रखा तो उसकी सास अनामिका ने बड़े ठाठ से कहा, अर्पिता बहू, तू सबसे पहले अपनी रसोई देख ले, क्योंकि वहीं से हमारा घर बसता है। अर्पिता ने सिर झुकाकर कहा, जी माँ जी। शादी के पहले दिन ही अर्पिता को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि अब यहाँ पर सेवा और त्याग ही उसकी असली पहचान होगी। शादी के बाद का पहला दिन तो इसी तरह से अपनी ससुराल के लोगों को समझने में गुजर गया और फिर शादी के दूसरे दिन से ही अर्पिता ने अपनी रसोई संभाल ली। सासू माँ के लिए चाय, देवर के लिए नाश्ता और पति के लिए टिफिन। अर्पिता का दिन सूरज उगने से पहले शुरू हो जाता था और फिर सबके सोने के बाद ही उसका दिन खत्म होता था। अर्पिता का पति कार्तिक बहुत ही सीधा साधा था। अपनी माँ के सामने कार्तिक कुछ भी नहीं बोलता था। घर में कोई भी बात हो, छोटी हो या बड़ी, अंतिम निर्णय हमेशा सासू माँ ही लेती थी। देवर और देवरानी भी छोटी छोटी बातों में अर्पिता से मदद ले लिया करते थे। कभी कभी अर्पिता जब खिड़की से बाहर देखती तो उसे याद आता था, शादी से पहले उसने बीएड कर रखा था। पढ़ने और पढ़ाने का उसे बहुत ही ज्यादा शौक था। यहाँ पर किताबों को हाथ लगाना जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर देना था। एक दो बार जब अर्पिता ने किताब उठाकर कुछ पढ़ने की कोशिश की तो उसको अपनी सासू माँ की आवाज कानों में सुनाई पड़ती, अरे भाई, घर की बहू को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? उसे तो बस घर के काम आने चाहिए, वही काम आते हैं। पढ़ लिख कर क्या करेगी? अर्पिता अपनी सासू माँ को पलटकर कभी जवाब नहीं देती थी। उनकी बातें वो चुपचाप सुन लेती थी। अर्पिता जब भी कुछ बोलने के लिए सोचती तो उसको अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती, जो उसकी माँ ने विदाई के वक्त कही थी। उसकी माँ की दी सीख उसे हर अपमान को चुपचाप पी जाने की ताकत देती थी। वो मन ही मन में सोचती, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। क्या पता धीरे धीरे समय के साथ सब बदल जाए। लेकिन बेचारी अर्पिता को क्या पता था कि उसकी यही चुप्पी एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बनने वाली है। एक शाम की बात है, अर्पिता ने खाना परोसते हुए अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, मेरी मम्मी का फोन आया था। कल मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। मम्मी पापा को मेरी बहुत याद आ रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको यहाँ आने के लिए बोल दूं। अर्पिता की बात सुनकर अनामिका जी ने उसको गुस्से में देखते हुए कहा, अर्पिता बहू, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम तुम्हारे मायके वालों की मेहमान नवाजी करें। तुम्हारे मायके वालों के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, बस पूरा दिन घर में बैठे रहते हैं। अरे,
तुम्हें यहाँ पर किस चीज की तकलीफ है जो वो तुमसे मिलना चाहते हैं? अपने मायके वालों को साफ साफ बोल देना। बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जब देखो तब मुंह उठाए चले आते हैं बेटी के घर। जरा सी भी शर्म नहीं है तुम्हारे माँ बाप के अंदर। अपनी सासू माँ के कड़वे शब्द सुनकर अर्पिता की आंखों में पानी आ गया था, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और सिर झुकाकर अपनी सासू माँ की थाली में सब्जी परोसती रही। अर्पिता ने उस समय तो अपनी सासू माँ से कुछ नहीं बोला, लेकिन उस दिन पहली बार उसके दिल में एक सवाल उठा था, क्या मैं वाकई में सिर्फ सेवा और त्याग के लिए ही बनी हूँ? मेरा अपना कोई अस्तित्व और पहचान नहीं? क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं? अर्पिता को अपने ससुराल में आए हुए अभी 1 साल ही हुआ था। इस 1 साल के अंदर अर्पिता ने न जाने कितनी बार अपनी इच्छाओं को दबाया होगा। कितनी बार उसने अपनी बातें खुद में ही रोक ली थी। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी बस इतनी सी थी कि घर में सब लोग उसे कोई ताना ना दे, सासू माँ खुश रहे और पति नाराज ना हो। हर रोज अर्पिता सबसे पहले तुलसी को पानी देती, फिर दूध वाले से दूध लेती, गायों को चारा डालती। अर्पिता की देवरानी मोनिका को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। वो आराम से देर तक सोती रहती, जिसकी वजह से घर का सारा काम अर्पिता को अकेले करना पड़ता था। कभी कभी अर्पिता की देवरानी उसको देखकर हंसती और कहती, भाभी आप ना माँ जी की सबसे फेवरेट बहू हो, इसीलिए सारा काम आपको ही करने के लिए बोला जाता है। अर्पिता अपनी देवरानी की बातों को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, इसीलिए वो मोनिका से कुछ भी नहीं कहती थी। बस उसकी बातें सुनकर अर्पिता मुस्कुरा देती थी। अर्पिता के पति कार्तिक को उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन आज तक उसने कभी अर्पिता से ये नहीं पूछा कि अर्पिता तुम यहाँ पर कैसा महसूस करती हो? तुम्हें यहाँ पर अच्छा तो लगता है? तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं? कार्तिक हमेशा अर्पिता को खुशी देखता था, इसीलिए वो मन ही मन में सोचता कि अर्पिता यहाँ पर खुश है और उसे क्या ही चाहिए। कभी कभी अर्पिता रात को चुपचाप कार्तिक से कहती, कार्तिक मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ, बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। तुम तो जानते हो मैंने बीएड किया है, पहले भी मैं बच्चों को पढ़ाती थी। कार्तिक अर्पिता की बातों को सुनता और फिर हंसकर कहता, अर्पिता क्या जरूरत है तुम्हें पढ़ने और पढ़ाने की? आराम से अपना घर संभालो, यही बहुत है। अर्पिता को अब सारे काम बोझ से लगने लगे थे, लेकिन एक बार उसने फिर से अपने आप को समझा लिया था कि माँ ने कहा था घर बसाना ही सबसे बड़ा धर्म है। कभी कभी अर्पिता जब अपने मायके में फोन करती थी तो अर्पिता के मम्मी पापा उसकी आवाज में दर्द को समझ जाते थे, लेकिन अर्पिता अपने मुंह से उनको कुछ भी नहीं बताती थी। जब उसके मम्मी पापा उससे पूछते, अर्पिता सब ठीक है ना, तो अर्पिता कहती, हाँ मम्मी सब ठीक है, आप लोग मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। पर अर्पिता के अलावा कोई नहीं जानता था कि यहाँ पर सब ठीक है या फिर नहीं। जब कभी कोई तीज त्योहार होता था तो अर्पिता के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए आते थे, लेकिन अर्पिता की सासू माँ को वो भी नहीं पसंद था। एक बार की बात है, दिवाली पर अर्पिता के पापा मिठाई का डब्बा लेकर आए थे, तो अनामिका जी ने उनको ताना मारते हुए कहा था, अब क्या हर त्योहार पर इसी तरह से आते रहेंगे? हमारी बहू को तो बस अपने मायके वालों से प्यार है, ससुराल वालों से तो कोई लेना देना ही नहीं है। अर्पिता के पापा चुपचाप डिब्बा रखकर वहां से चले गए थे। उन्होंने एक गिलास पानी तक नहीं पिया था। उस रात अर्पिता अकेले में बहुत रोई थी। उसके पास तो कोई ऐसा भी नहीं था जिसके सामने वो दिल खोलकर अपने आंसू बहा सकती। अगर वो कार्तिक से इस बारे में कुछ कहती तो कार्तिक कहता, अर्पिता तुम्हारे पापा को भी तो थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, जब देखो तब चले आते हैं यहाँ बेटी के ससुराल में। धीरे धीरे करके अब इसी तरह से दिन गुजर रहे थे
और अर्पिता की आंखों से हर रात आंसू बह रहे थे। अब अर्पिता की चुप्पी उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। धीरे धीरे करके अर्पिता के भीतर का हौसला अब कहीं खोता जा रहा था। अब उसको ऐसा लगने लगा था कि उसने अपने सपनों का गला खुद ही घोट दिया है। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित होकर रह गई थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक दिन वही चुप्पी ऐसा विस्फोट करेगी कि सब कुछ बदल कर रख देगी। अब अर्पिता के लिए हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता था। अब उसका मन घर के कामकाज में बिल्कुल भी नहीं लगता था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाती थी और चुपचाप घर के काम करती रहती थी। अब अर्पिता को अपने आप से डर लगने लगा था कि कहीं वो बगावत ना कर बैठे। धीरे धीरे सासू माँ का व्यवहार बहुत ही कठोर होता जा रहा था। अब वो अर्पिता को छोटी छोटी बातों में भी उलाहने देने लगी थी। एक दिन की बात है, उसकी देवरानी मोनिका को चाय बनानी थी, लेकिन वो अपनी सहेली से फोन पर बातें करने में लगी रही। तभी सासू माँ ने अर्पिता को आवाज लगाई, अरे बड़ी बहू, मोनिका को तो कुछ आता ही नहीं है, तू ही चाय बना दे। अर्पिता ने मुस्कुराकर सबके लिए चाय बनाई और सबको दे दी। लेकिन जब खुद उसने एक कप चाय पीने के लिए ली तो अनामिका जी ने ताना मारते हुए कहा, क्या बहू, अब खुद के लिए भी खास चाय बनेगी? पहले घर के बुजुर्गों का सोच, फिर अपने आराम का। अर्पिता ने चाय का कप वहीं पर रख दिया। उसके मन में जैसे एक आग सी धधक उठी, लेकिन उसने फिर भी अपनी जुबान पर ताला लगा लिया। कुछ दिन बाद एक शाम को घर में दूर के रिश्तेदार आए थे। अर्पिता ने पूरा घर चमकाया, नाश्ता बनाया, बच्चों को संभाला। लेकिन जब रिश्तेदारों ने उसकी तारीफ में कह दिया, बहू तो पढ़ी लिखी है, घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है, तो अनामिका जी को जैसे अंगारे लग गए। उन्होंने सबके सामने कहा, अरे पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, घर संभालना आना चाहिए बस। पढ़ने वाली बहुएं ज्यादा अकड़ दिखाती हैं। अर्पिता की आंखें डबडबा गई थी और रिश्तेदार भी संकोच में पड़ गए। कार्तिक ने भी कोई बात नहीं संभाली और उसने नजरें फेर ली। रिश्तेदारों के जाते ही अनामिका जी ने फिर सुनाया, क्या जरूरत थी पढ़ने की बात बताने की? जितना पढ़ा है उतना काफी नहीं है क्या? अब चुपचाप घर संभाल। उस रात अर्पिता देर तक छत पर खड़ी रही। उसे याद आया कॉलेज में उसे कितने अच्छे नंबर मिले थे। उसके टीचर ने उसे स्कूल में जॉब दिलवाना चाहते थे, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया और अर्पिता ने पहली बार मन ही मन खुद से कहा, अगर अब भी मैं चुप रही तो ये अपमान रोज की आदत बन जाएगा। पर अभी भी वो कोई बड़ा कदम उठा नहीं पाई थी। उसके भीतर की हिम्मत जैसे किसी ने बांध रखी थी। अर्पिता को समझ आ रहा था, ये घर, ये रिश्ते, ये सम्मान, सब कुछ उसे अपनी आवाज गवाकर ही मिलेगा। लेकिन कितने दिन? अर्पिता के सहने की भी एक सीमा थी, मगर ये सीमा कब टूटेगी वो खुद अर्पिता को भी नहीं पता था। अब की बार अपमान इतना बड़ा होगा कि उसकी चुप्पी खुद चीख बन जाएगी। गर्मी की छुट्टियों में उसका छोटा भाई आलोक उससे मिलने के लिए आया था। अर्पिता के मम्मी पापा ने कुछ ताजा आम और घर के बने पापड़ अर्पिता के लिए भेजे थे। आलोक ने जाते जाते धीरे से अपनी बहन अर्पिता से कहा, दीदी कभी कभी घर आ जाया करो, मम्मी आपको बहुत याद करती हैं। अर्पिता अपने भाई की बातें सुनकर मुस्कुरा दी, सब ठीक हो जाएगा भैया, तू चिंता मत कर। आलोक के जाते ही अनामिका जी ने वो टोकरी खोलकर देखी। हाय राम, ये भी कोई तोहफा है, आम और पापड़। अपनी बहू को राजकुमारी बनाकर रखेंगे क्या? उन्होंने उसी वक्त मोनिका को बुलाया। ले सब आम तू ही खा लेना, बहू को बस अपने मायके की चीजें प्यारी हैं। अर्पिता ने धीरे से कहा, माँ जी, माँ ने मेरे लिए भेजे थे, बस दो चार ही रख लूं। अनामिका जी जैसे बरस पड़ी, तेरे मायके वाले तो जैसे तुझे जो दहेज में नहीं दे पाए, अब हर बार उपहार भेजकर अपनी हैसियत दिखाएंगे। हमारे घर में अब कोई चीज अलग से नहीं रखी जाएगी, समझी? अर्पिता के लिए ये चोट नई नहीं थी, बस इस बार बात थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। मोनिका ने आम काटकर रिश्तेदारों के बच्चों में बांट दिए। अर्पिता ने बिना कुछ बोले बस उन आम को जाते देखा।
शाम को मोहल्ले की एक पड़ोसन आई। अनामिका जी ने उसके सामने भी ये बात उछाल दी। क्या बताऊं, हमारी बहू का तो बस मायका ही मायका है। सब वहीं से चाहिए उसे, जैसे हमारे घर में कुछ है ही नहीं। पड़ोसन ने हंसी में बात टाल दी, पर अर्पिता की आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या उसका इतना भी हक नहीं कि माँ के भेजे 2 आम खा ले? उस रात कार्तिक देर से घर आया था। अर्पिता ने धीरे से उसे सारी बातें बताई। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा, तुम्हें भी छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना आता है। हर बार माँ का दिल क्यों दुखाती हो? अर्पिता ने पहली बार कार्तिक की आंखों में देखा। क्या सच में मैं ही गलत हूँ? अर्पिता ने मन ही मन में तय कर लिया, अब बस और नहीं। उसने चुपचाप अपने पुराने बक्से में रखी अपनी डिग्री निकाली, किताबों पर जमी धूल झाड़ी। अब बहुत हुआ। अगर इस अपमान का जवाब चाहिए तो मुझे खुद को साबित करना होगा। उस रात अर्पिता को पहली बार अपनी हिम्मत से उम्मीद जागी। अब अपमान के बोझ को बोझ नहीं बनने दूंगी। उस रात अर्पिता ने जितनी देर तक अपनी किताबों को देखा, उतनी देर तक शायद किसी ने उसे सालों में देखा भी नहीं था। धूल जमी नोटबुक, पुरानी फाइलें और बीएड की डिग्री अब जैसे उसे आवाज दे रहे थे, अभी देर नहीं हुई है अर्पिता। अगली सुबह अर्पिता ने वही किया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब कार्तिक दफ्तर चला गया था और उसकी देवरानी अपनी सहेलियों के साथ बाजार चली गई और सासू माँ दोपहर की नींद ले रही थी, तो अर्पिता ने चुपके से अपनी पुरानी सहेली कनिका को फोन लगाया। कनिका गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। कनिका ने जैसे ही अर्पिता की आवाज सुनी, खुशी से चहुक उठी। अरे, अर्पिता कहाँ गायब हो गई थी? कनिका की आवाज सुनकर अर्पिता की आवाज कांप गई थी। कनिका, मुझे स्कूल में पढ़ाने की जरूरत है, कोई काम मिलेगा क्या? पहले तो कनिका चुप हो गई, उसके बाद बोली, क्यों नहीं, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग तो मिलते ही कहाँ हैं। मैं अपने प्रिंसिपल से बात करती हूँ, कम से कम घर बैठे बच्चों को ट्यूशन दे सकती हो, फिर स्कूल में भी मौका मिलेगा। अर्पिता के हाथों में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने कहा, हाँ कनिका, मुझे करना ही है, अब और नहीं सह सकती। कनिका ने उसे हिम्मत दी, डर मत अर्पिता, घर वालों को धीरे धीरे समझा देना। तू अपना नाम बना, फिर देख सब तेरे सामने झुकेंगे। फोन रखने के बाद अर्पिता देर तक अपने आप से बातें करती रही। क्या मैं सच में ये कर पाऊंगी? क्या माँ जी कार्तिक मुझे रोकेंगे? पर अब वो तय कर चुकी थी, अपमान के बदले अब कुछ करके दिखाना ही जवाब होगा। दूसरे दिन उसने सबसे पहले घर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मोहल्ले के 2 बच्चों को उसने दोपहर में बुलाया। आंगन में चारपाई डालकर किताबें खोलकर, जैसे अर्पिता को अपने पुराने दिन याद आने लगे। पहले ही दिन जब अनामिका जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा आंगन में बहू बच्चों को पढ़ा रही थी। ये क्या नाटक है, स्कूल खुल गया है क्या तेरा? सासू माँ ने कड़क आवाज में पूछा। तो अर्पिता ने पहली बार आंख उठाकर कहा, माँ जी बच्चों को पढ़ा दूंगी तो अपना भी मन लग जाएगा और कुछ घर के काम में मदद भी हो जाएगी। सासू माँ ने उसे घूरा पर कुछ नहीं बोली। शायद उन्हें भी लगा कुछ दिन में बहू का ये शौक उतर जाएगा। पर अर्पिता जानती थी ये तो शुरुआत है और इस बार वो अपनी आवाज को चुप नहीं होने देगी। अर्पिता ने बच्चों को पढ़ाना शुरू तो कर दिया था, पर घर में ये बात अब धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगी। मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करने लगी। अरे, अर्पिता बहू ने ट्यूशन शुरू कर दी है। क्यों, क्या जरूरत है? इतना बड़ा घर है, खाने पीने को सब कुछ है। पर अर्पिता को अब किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हर दोपहर में जब सासू माँ अपनी नींद लेती और देवरानी अपनी सहेलियों से गप्पे मारती, तब अर्पिता आंगन में कॉपी खोलकर बच्चों को जोड़ घटाना सिखाती रहती। धीरे धीरे मोहल्ले के और बच्चे आने लगे। बच्चों के मम्मी पापा बहुत खुश थे कि घर के पास पढ़ाई हो रही है, कोई फीस नहीं देनी पड़ रही है, बस थोड़े से बिस्किट और दूध की व्यवस्था अर्पिता खुद देख लेती। एक दिन कनिका ने उसे स्कूल से फोन किया और बताया, अर्पिता अगले महीने स्कूल में टीचर की जरूरत है, तू आ जाएगी क्या? महीने के 5,000 मिलेंगे।
अर्पिता के दिल की धड़कन तेज हो गई। स्कूल? लेकिन माँ जी और कार्तिक क्या कहेंगे? कनिका बोली। कुछ कहेंगे तो कह देना। अपमान सुनना ही है तो कम से कम अपनी कमाई से सुन। फिर देख, धीरे धीरे सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अर्पिता ने उस रात कार्तिक से हिम्मत करके बात की। सुनिए जी, कनिका के स्कूल में नौकरी मिल रही है, थोड़ी देर पढ़ा दूंगी तो घर में भी कुछ मदद होगी। कार्तिक ने अखबार से नजरें हटाए बिना कहा। अर्पिता, ये सब क्या नया शौक पाल लिया है? घर में इतना काम पड़ा है और माँ को कौन देखेगा? तुम्हें तो पता है माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। स्कूल जाने लगी तो सब कौन करेगा? अर्पिता ने पहली बार तर्क दिया। घर के काम मोनिका भी तो कर सकती है। मैं कुछ काम बाहर कर लूं तो बुरा क्या है? कार्तिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने अर्पिता से कहा, देखो, माँ नाराज होगी तो मुझे कुछ मत कहना। अर्पिता जानती थी ये कार्तिक की हाँ नहीं थी, पर साफ साफ ना भी नहीं थी। उसने तय कर लिया, एक बार स्कूल ज्वाइन कर लिया तो सब धीरे धीरे समझ जाएंगे। अगले दिन कनिका के साथ अर्पिता स्कूल पहुंची। पुराने क्लासरूम, स्कूल की घंटी, बच्चों की शरारत, सब देखकर उसके भीतर का आत्मविश्वास जैसे लौट आया। कनिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, देख अर्पिता, अब तेरी चिंगारी जल चुकी है, उसे बुझने मत देना। अर्पिता ने मन में अपनी माँ को याद किया। माँ, मैंने सुना नहीं, पर अब मैं खुद को खोने भी नहीं दूंगी। अर्पिता ने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। पहले दिन जब वो क्लास में खड़ी हुई तो बच्चों की आंखों में उसे वही उम्मीद दिख रही थी जो कभी उसने अपने गुरु की आंखों में देखी थी। कक्षा में छोटे छोटे बच्चे उसकी बात ध्यान से सुनते और सवाल पूछते। अर्पिता को लगने लगा जैसे उसे फिर से जीने का मौका मिल गया है। स्कूल से लौटने के बाद अर्पिता जल्दी जल्दी घर का सारा काम भी कर देती ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन फिर भी अनामिका जी को ये सब रास नहीं आ रहा था। एक शाम जब मोहल्ले की दो औरतें घर आई तो सासू माँ ने बातों बातों में ताना मार ही दिया, अब तो हमारी बहू को बड़ा शौक चढ़ गया है बाहर जाने का। घर में काम की फिक्र किसे है? बस दुनिया को दिखाना है कि बहू नौकरी करती है। अर्पिता ने सब सुन लिया, पर इस बार उसने जवाब भी दिया, माँ जी, मैं सारा काम भी तो करती हूँ, फिर आप क्यों इतना बुरा मानती हैं? जो कर रही हूँ सबके लिए ही तो कर रही हूँ। अनामिका जी ने गुस्से में कहा, तू ज्यादा मत बोल, हमने देखा है नौकरी करने वाली औरतें घर बर्बाद कर देती हैं। अर्पिता ने गहरी सांस ली। अब वो डरने वाली नहीं थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी, घर तभी बर्बाद होता है जब उसमें औरत की इज्जत खत्म हो जाए। मैं सिर्फ अपनी इज्जत बचा रही हूँ ताकि कल को आप भी गर्व कर सको कि आपकी बहू कुछ कर सकती है। अर्पिता की देवरानी मोनिका को ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वो बाद में अर्पिता से बोली, भाभी, अब तो आप सच में बदल गई। पहले तो आप कुछ बोलती भी नहीं थी और अब? अर्पिता ने मुस्कुरा कर कहा, जब इंसान चुप रहता है तो लोग समझते हैं कि वो सह सकता है, पर जब अपमान हद से ज्यादा बढ़ जाए तो चुप्पी को भी आवाज देनी पड़ती है। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी अर्पिता की तारीफ करने लगे थे। कोई कहता, अरे बहू पढ़ा भी रही है और घर भी संभाल रही है। कभी कभी छोटे बच्चे उसके लिए चॉकलेट लेकर आते, मैडम जी, आपने हमारा होमवर्क करवाया था। इन छोटी छोटी खुशियों ने अर्पिता को मजबूत कर दिया था। अब उसे किसी की बातें कांटों जैसी नहीं चुभती थी, क्योंकि वो जान गई थी कि सम्मान खुद कमाना पड़ता है, मांगने से नहीं मिलता। अर्पिता की दुनिया बदलने लगी थी। घर वही था, लोग वही थे, पर अर्पिता वही नहीं रही थी। उसने स्कूल के अलावा मोहल्ले में बच्चों की कोचिंग भी शुरू कर दी थी। पहले तो ये सब निःशुल्क था, लेकिन धीरे धीरे बच्चों के माता पिता खुद कहने लगे, बहू जी, फीस ले लिया करो, आप इतना अच्छा पढ़ाती हो। अर्पिता ने पहली बार अपनी मेहनत की कमाई अपने हाथ में पकड़ी। बस कुछ रुपए ही सही, पर ये उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। उसे याद आया कैसे सालों तक उसने मायके से आए छोटे छोटे उपहार भी दूसरों में बंटते देखे थे। आज पहली बार उसके पास अपना कुछ था, अपनी मेहनत का, अपनी इज्जत का। धीरे धीरे अर्पिता के नाम की कोचिंग मशहूर होने लगी। गांव की महिलाएं अब अर्पिता से बात करने आती थी, बहू जी, हमारी बेटी भी पढ़ा दोगी क्या?
अर्पिता ने अपने आंगन को ही छोटा सा क्लासरूम बना दिया था। बच्चों के लिए छोटी छोटी कुर्सियां लगा दी। काले बोर्ड और किताबों की आवाज से वो आंगन अब अर्पिता की पहचान बन गया था। सासू माँ को ये सब अभी भी खटकता था, पर अब वो कुछ कह नहीं पाती थी। वजह थी, अब मोहल्ले में अर्पिता की इज्जत थी। जो औरतें पहले अर्पिता को दबाकर देखती थी, वही अब उसकी सासू माँ से कहने लगी थी, अनामिका बहन आप कितनी किस्मत वाली हो, बहू ने कितना नाम कमा लिया। एक दिन उसकी देवरानी मोनिका भी धीरे से बोली, भाभी आप मुझे भी इंग्लिश सिखा दोगी, मुझे भी कुछ करना है। अर्पिता ने उसे अपने पास बैठा लिया। क्यों नहीं मोनिका, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। शाम को कार्तिक घर लौटा तो अर्पिता ने पहली बार अपनी कमाई के कुछ रुपए उसके हाथ में रखे। कार्तिक ने अचरज से पूछा, ये क्या? अर्पिता ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी पहली कमाई है, हमारी बेटी की किताबों के लिए रख लीजिए। कार्तिक की आंखों में कुछ पिघल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अर्पिता सिर्फ एक बहू नहीं, एक मजबूत इंसान भी है। अर्पिता जान गई थी, उसका अपमान अब उसकी पहचान नहीं है, अब उसकी मेहनत उसकी पहचान बनेगी। इसकी उड़ान कोई रोक नहीं सकेगा। अर्पिता के आंगन में अब रोज बच्चों की आवाज गूंजने लगी थी। पढ़ाई का शोर, सवाल जवाब, स्लेटों पर लिखने की खड़खड़। इस घर में जहां अर्पिता कभी अपनी आवाज तक खो बैठी थी, एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर कहा, अर्पिता जी आप जैसे लोग हमारे स्कूल की शान हैं। हम चाहते हैं कि आप बच्चों की खास क्लासेज ले, आपके लिए पक्का नियुक्ति पत्र भी बन जाएगा। अर्पिता के हाथ में पहला ऑफिशियल नियुक्ति पत्र था। सरकारी स्कूल में उसका नाम अब सबकी लिस्ट में दर्ज था। उस दिन घर लौटकर उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया, माँ अब तेरी बेटी भी मास्टरनी बन गई। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। भगवान तुझे और ऊंचा करे बिटिया। अर्पिता ने ये खुशखबरी अपनी सासू माँ को भी सुनाई। माँ जी अभी स्कूल से भी हर महीने सैलरी आएगी, घर में भी काम करूंगी और बच्चों को भी पढ़ाऊंगी। अनामिका जी ने इस बार कोई ताना नहीं मारा, बस चुपचाप अर्पिता को देखा। उन्हें भी अब एहसास होने लगा कि बहू ने जो कर दिखाया ये वो हर कोई नहीं कर सकता। गांव की औरतें जब अर्पिता के पास आती तो कहती, बहू जी आप तो हमारे बच्चों की किस्मत बदल रही हो। अर्पिता की देवरानी मोनिका भी अब उसे आदर से देखती थी। एक शाम मोनिका ने अर्पिता से कहा, भाभी मैं भी स्कूल में क्लर्क के लिए कोशिश कर रही हूँ, आप मेरी मदद करोगी ना? अर्पिता ने मोनिका का हाथ पकड़कर कहा, मोनिका आप कोई और बहू इस घर में अपनी आवाज ना खोए, यही मेरी जीत है। कार्तिक भी अब बदल गया था। जब मोहल्ले के लोग उसके बारे में तारीफ करते तो वो गर्व से कहता, ये सब मेरी अर्पिता की मेहनत है। अनामिका जी भी एक दिन मोहल्ले में बैठी थी, तभी कोई पूछ बैठा, अनामिका बहन आपकी बहू तो अब गांव की शान बन गई। अनामिका जी ने सिर ऊंचा करके कहा, हमारी बहू अब हमारे घर का सम्मान है। अर्पिता ने अपने भीतर के घावों को खुद ही सिल दिया था। अपमान अब सम्मान में बदल चुका था। गांव में अब अर्पिता का नाम हर किसी की जुबान पर था। उसके आंगन में बैठने वाली बच्चियां सपना देखने लगी थी। कोई टीचर बनना चाहती थी तो कोई नर्स, तो कोई पुलिस में भर्ती होना चाहती थी। अर्पिता ने अपनी छोटी सी कोचिंग को ही उन सबका सपना बना दिया था। अब घर के हर कोने में अर्पिता का सम्मान बसता था। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव रखा गया। गांव के प्रधान ने अर्पिता को मंच पर बुलाया और सबके सामने कहा, इस गांव की बेटियों को नई राह देने वाली हमारी अर्पिता को बहू को हम सब मिलकर सम्मानित करते हैं। उसके हाथ में जब सम्मान पत्र आया तो उसे लगा, माँ की वो सीख अपमान सहना सीखो आज एक नए अर्थ में बदल गई थी। अब अपमान को खुद सम्मान में बदलो। जब अर्पिता घर लौटी तो उसकी सासू माँ ने पहली बार अपने हाथों से उसे मिठाई खिलाई। बहू तूने दिखा दिया कि औरत कमजोर नहीं होती, बस उसे मौका चाहिए होता है। अर्पिता की आंखों में वो सारा दर्द घुल गया। कार्तिक ने जब अपनी बेटी को गोद में उठाया और कहा, हमारी बेटी भी अपनी माँ जैसी ही मजबूत बनेगी। अर्पिता ने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, हाँ मेरी गुड़िया भी कभी किसी का अपमान सहना नहीं सीखेगी, वो अपने हक के लिए खड़ी होगी। गांव की औरतों ने अर्पिता से कहा,
बहू जी, हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होना है। आप हमें भी कुछ सिखाओ ना। अर्पिता ने अपने आंगन में ही महिलाओं के लिए एक छोटा सा साक्षरता केंद्र खोल दिया। अब वो सिर्फ मास्टरनी ही नहीं, गांव की असली उम्मीद बन गई थी। अर्पिता ने अपमान को बोझ नहीं बनने दिया, उसे अपनी ताकत बना लिया। उसने दिखा दिया कि औरत अगर ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अर्पिता की कहानी हर उस औरत के लिए है जो अपमान को चुपचाप सहती है और एक दिन अपनी चुप्पी को ही अपनी आवाज बना लेती है। नारी तू नमन योग्य है, अपमान को सम्मान में बदलना तेरा ही हुनर है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।